स्टार्ट में कई सारे डेफिनेशंस हैं, एक बार उनको देखते हैं। फोकस हो गए, कॉपी वॉपी बंद देखो इधर, ठीक है ना, आता रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिसेस का मतलब क्या है? आप नंबर्स को वेदर रियल और इमेजिनरी कॉलम्स रोज में रख दो, जस्ट रख दो, है ना। कॉलम्स रोज का मतलब रेक्टेंगुलर शेप आएगा, है ना, और आप उन नंबर्स को रख दो, तो ये जो रखे हुए नंबर्स हैं इन्हीं को कहते हैं मैट्रिक्स। अब एक बार को अपने मन में आएगा, अरे क्यों रखते हैं, है ना। तो अब एक मजेदार बात बताऊं, ऐसे तो मैथ्स की बहुत कम चीजें होती हैं जिनके डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, या अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो मतलब चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उसमें मैट्रिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब पोर्शन अभी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, जो मैथ्स बेस्ड अभी भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, या जहां जहां एप्लीकेशन है, जहां डेटा साइंस है, जैसे एक ब्रांच चला ना डेटा साइंस, तो वहां स्टैटिस्टिक्स आएगा, है ना। तो ऐसे ही कई सारी चीजें हैं जिनमें इनका एप्लीकेशन होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो एप्लीकेशंस हमारे काम की चीज यहाँ नहीं है। तो ये मत समझना कि ये हमें कभी नहीं काम आएंगे, है ना। जितने लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे सबको आगे फील होगा कि नहीं अच्छा किया, पढ़ लिया, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी मैं बोल भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कभी नहीं देखेंगे कि अरे इस अरेंजमेंट को काहे को पढ़ रहे हैं। थोड़े बहुत एप्लीकेशन यहाँ भी आएंगे बट उतने ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, जिससे एकदम फील आ जाए कर ये तो पढ़ लिया, मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या हो रहे हैं, इससे फेमिलियर हो रहे हैं कि ठीक है ये अरेंजमेंट है जिसको हमने मैट्रिक्स बोला, तो इसका अलजेब्रा क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या, ठीक है ना। अब जेई जो मेनली पूछता है वो प्रॉपर्टी बेस्ड पूछता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं मतलब। और सोचो एक साल तो जो 2019 था या 22 था शायद, है ना, 19 या 22 मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, उसमें मैट्रिसेस कितने दिन चलेगा पता है आपको? 3 या 4 लेक्चर, 4 लेक्चर, है ना। और उसमें दोनों पेपर मिला के 8 क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस थे। 22 था शायद, 22 ईयर था वो, 22 या 19 में से कोई एक था, है ना। दोनों पेपर मिला के टोटल 8 क्वेश्चंस मैट्रिसेस थे। तो इंपॉर्टेंट कितना है सोचो, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि अब जो पढ़ाई आगे की हो रही है ना, वो ये सब ओरिएंटेड हो रही है, तो इसमें टफ पूछते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, एक बार जब ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिप में आ जाए, वो अच्छा ग्रिप में लेके आइएगा, तो फिर मैं जो कराऊंगा आगे का उसमें मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखो, तो मैंने कहा कि नंबर्स को चाहे वो रियल है चाहे इमेजिनरी है, अगर हम ऐसे रोज और कॉलम्स में रख दें तो सच अरेंजमेंट इज नेम्ड एज मैट्रिक्स, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n नंबर्स अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, है ना। अब कह रहा है अगर हम इस मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को aij मान लें, जहां हमें पहले से पता है कि इसमें m तो रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कि ये जो अपना मैट्रिक्स A है उसका यहां पर जो लिखा है वो उसका ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है, और यहां जो लिखा है वो इसके ऑर्डर को डिनोट कर रहा है कि इसमें कितने तो रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो जब हमें पता है कि इसमें m रोज और n कॉलम्स हैं, तो देन वी ऑल्सो से दैट कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है, m into n ऑर्डर का है। लेफ्ट साइड रखते हैं नंबर ऑफ रोज, राइट साइड रखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके सामने ये aij फॉर्मेट पे मैंने एक m into n ऑर्डर का देखो मैट्रिक्स लिख रखा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर से मैं कह रहा हूं कि इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। इनफैक्ट पता है क्या है, मैं ये ब्रैकेट हटा भी दूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी मैट्रिक्स लिखा है ना। ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसको अच्छा दिखने के लिए लगाते हैं, है ना। कई बार इस ब्रैकेट की जगह ऐसा ब्रैकेट भी यूज करते हैं, है ना, बट ज्यादातर जो अभी मैंने लिख रखा है वो यूज करते हैं। बट मैं क्या कह रहा हूं, यहां ब्रैकेट लिखा है नहीं लिखा है, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कहलाएगा मैट्रिक्स, जिसमें रोज है कॉलम्स है। देखो ना, तो यहां पे जो एग्जांपल है इसमें ये रोज कितने दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, m रोज। कैसे m रोज,
क्योंकि आप देखो यहाँ जो AIJ वाला ये है, ये 1 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, M तक, और कितने कॉलम्स हैं, N कॉलम्स है। देखो कैसे पकड़ में आएगा, तो ये 1 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, N तक जा रहा है, तो इसमें टोटल N कॉलम्स है, ठीक है ना। तो अच्छा, डिटर्मिनेंट में भी लुक कुछ ऐसा ही होता है ना, लेकिन डिटर्मिनेंट से ये बिल्कुल अलग चीज हुई। डिटर्मिनेंट की तो एक वैल्यू होती है, यहां तो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो जस्ट एक अरेंजमेंट है, वैल्यूलेस चीज है ये, जस्ट एक अरेंजमेंट है। डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स का सेम होना मस्ट है, यहां सेम होना मस्ट नहीं है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, वहां उसकी एक वैल्यू होती है, उसको पढ़ने का भी अपना एक पर्पस है, इसको पढ़ने का अपना एक अलग पर्पस है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर 2 into 3 सच दैट AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I + j 3i - 2j। अब देखो हम वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्या आएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, A11, चलो एक बार को लिख देता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो क्या हुआ यहाँ पर 1 1, अच्छा इसका रोल क्या रहेगा, प्लस का या माइनस का, ठीक है ना। तो जैसे हम A11 लिख रहे हैं तो ये तो हो गया प्लस, और 3i मतलब 3 - 2 कितना हो गया 1, फिर A12 तो इस बार माइनस, ठीक है ना, और यहाँ से रखेंगे तो 3 - 4 -1 है कि नहीं। फिर उसके बाद A13 तो इस बार प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 - 6 3 - 6, ठीक है ना, कितना हो गया -3, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो 2 + 1 फिर से ऑड, तो कैसा साइन आएगा, माइनस आएगा, और अंदर देखो तो I को 2 J को 1 तो हो गया 6 - 2 4, ठीक है। फिर अगली बार प्लस, और I को 2 J को 2, हाँ अरे 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 सॉरी आहा क्या कर दिया मैंने, मैं 3 into 3 करने लग गया। ये क्या हो जाएगा अपने पास, मैट्रिक्स ए जो है 2 rows 3 कॉलम्स है ना, तो 2 rows 3 कॉलम्स है, तो सॉरी वापस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट वाला प्लस साइन के साथ, और I की जगह 1 J की जगह 1, तो 3 - 2 हो गया 1। फिर सेकेंड वाला माइनस साइन के साथ I की जगह 1 J की जगह 2, तो ये हो गया -1। थर्ड वाला प्लस साइन के साथ I की जगह 1 J की जगह 3, तो ये हो गया 3 - 6 यानी कि -3। फिर यहाँ वाला फिर माइनस के साथ I की जगह 2 J की जगह 1, तो ये हो गया 6 - 2 4। फिर यहाँ पर फिर प्लस के साथ और I की जगह 2 J की जगह 2, तो ये हो गया 6 - 4 यानी कि 2, है ना। और फिर लास्ट वाला माइनस के साथ और I की जगह 2 J की जगह 3, तो ये 6 - 6 क्या हो गया 0। तो फाइनली हमने वो 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, दैट इज 1 1 -3, ठीक है ना, -4 2 और 0, ठीक है। अब देखो कुछ डेफिनेशंस हैं। पहला कह रहा है रो मैट्रिक्स, इसको हम रो वेक्टर भी कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज 1 हो, वैसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज 1 हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना भी चलेगा, ध्यान दो, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना भी चलेगा। इनफैक्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक A लूं, वो हो गया A B C, बताइए कितने ऑर्डर का है, 1 into 3, है ना। मान लो मैं एक B लूं, -4 3, ये कितने ऑर्डर का है, 1 into 2। मान लो मैं एक C लूं जिसको जस्ट 5 लिख के छोड़ दूं, है ना, तो ये कितने ऑर्डर का है, 1 into 1, है ना।
तो ये सब के सब रो मैट्रिक्स में आएंगे, ठीक है ना। फिर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ रोज कितने भी चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा A7, यहाँ 3, रैंडम, मैं एलिमेंट्स कुछ कुछ रैंडम रख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कहा B और यहाँ 4 लिख दूँ, ये क्या हुए, कॉलम मैट्रिक्स हुए, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका हर एंट्री जीरो हो, कोई भी m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका हर एंट्री जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स का नाम पड़ा नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 0 0, है ना, मैं कहूं 0 0 0 0, नहीं, मैं कहूं 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स को यूजुअली हम ऐसे O और m इंटू n से डिनोट करते हैं, O m इंटू n या केवल जीरो। तो कहीं खाली जीरो भी लिखा है ना मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको क्या मान के चलेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है और ऑर्डर जो बाकी चीजों का ऑर्डर है वहां से मैनिपुलेट हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहां पर मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां लिखूं तो इसको क्या बोलूंगा, O और ऑर्डर इसका क्या है 1 इंटू 2, तो ये O 1 इंटू 2 है, नहीं, ये अपना क्या है O 2 इंटू 2, है ना। ये वाला O 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है ना, गलत क्यों बोल रहे हो। फिर कह रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना, तो वैसा मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर का जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हो वो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, मैंने कहा ABCDEF, है ना, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से लेस है ना। तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, हॉरिजॉन्टल। और बिल्कुल इसका रिवर्स कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा है ना, तो हम इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल 1 4 7, ठीक है, या फिर 2 3 5 6 9 10, ये सब क्या हुए, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब कॉलम मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ वर्टिकल मैट्रिक्स। नहीं, कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, कॉलम मैट्रिक्स का था कि सिंगल कॉलम होना चाहिए, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स इज ऑल्सो वर्टिकल मैट्रिक्स, हाँ उसमें 1 1 छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, मतलब इस तरह का जो होगा वो किसके खेमे में मतलब खाते में आ जाएगा, वर्टिकल के खेमे में इसमें आ जाएगा, है ना। अब देखो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है क्या हुआ, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है AIJ n इंटू n, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर here we also say that A is a square matrix of nth order। तो जैसे किसी मैट्रिक्स में 2 रोज 2 कॉलम है तो हम वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे ये सेकेंड ऑर्डर का है, 3 रोज 3 कॉलम्स है तो हम वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे थर्ड ऑर्डर का है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपने सामने जो एक एग्जाम्पल है इसमें देखो तो ये अपना एक nth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, जिसमें देखो तो अपने यहाँ A11 से स्टार्ट होके AN1 तक जा रहे हैं, और वैसे ही अगर देखा जाए तो A11 से स्टार्ट होके A1n तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल n रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है ना। अब
इसमें एक ऐसी चीज अब आ रही है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी। जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स बी है जो 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का लुक यहां कंफर्म करो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिखने वाली चीज इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहां पे अब कुछ टर्म्स है, जैसे यहां पे एक चीज है, जैसे पहला पॉइंट देखो यहां क्या कह रहा है, हेयर पेयर ऑफ एलिमेंट्स Aij एंड Aj आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, है ना। तो जरा देखना तो यहां पे वो पेयर्स कहां बन रहे हैं, तो जैसे यहां पर देखो तो 2 1 और 1 2 है कि नहीं, फिर देखो 3 1 1 3, ये 3 2 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो पेयर्स दिख रहे हैं इनको कहा गया दीज आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। जरा थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स में ये लुक लेते हैं तो देखो यहां पर कितने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब नहीं 3 पेयर्स की बात हो रही ना। तो एक तो A21 A12, ठीक है, फिर एक A13 A31, ठीक है ना, और फिर एक A23 A3, है ना। तो यहां पे एक थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स में 3 पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर यहां एक सेकंड पॉइंट आ रहा है डायगोनल एलिमेंट्स। तो ध्यान दो, देखो यहां nth ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसमें जहां भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम यूज हो रहा है, दिख रहा है, जहां भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम यूज हो रहा है, तो ये सारे कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। और ये सारे कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और इसको हम कहते हैं, ऐसे इसका कोई यूज नहीं है बट हम इसको कहते हैं इसका प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है ना। तो मेनली यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है कि डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें i और j सेम हो, है ना। तो अब जैसे थर्ड ऑर्डर में देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं, A11 A22 A33। तो देखो यहां पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है A11 A22 A33 अप टू ANN आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। और यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है कि अगर आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो, उसमें यूज होने वाले जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ध्यान दो, अगर आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो तो ये कहलाता है ट्रेस ऑफ ए, ये कहलाता है ट्रेस ऑफ ए। और ये जो ट्रेस ऑफ ए है इसको हम ऐसे लिखते हैं TR और ब्रैकेट में ए। इसका मतलब अपना जो ऊपर एग्जाम्पल जो गिवन है उसमें अगर हम ट्रेस ए निकालना चाहते हैं तो देखो ये सिग्मा फॉर्मेट में कैसा दिखेगा, सिग्मा फॉर्मेट में दिखेगा ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सिग्मा ए आई, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब यहां से एक नई बात होगी, आगे जितने भी अभी कई सारे डेफिनेशंस आने हैं, है ना। अरे ध्यान दो, तो जितने भी डेफिनेशंस आ रहे हैं उनमें सबसे पहले अपने आप से पूछना, कोशिश करो कि एक बार में लर्न हो सारी चीजें, ठीक है ना। सबसे पहले अपने आप से पूछना, ठीक है ना, जब भी इसको सोचते हो फलाना डेफिनेशन है सोचते हो, तो पहली बात अपने आप से पूछोगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बात हो रही है या जनरल बात हो रही है। ये शुरू से हैबिट रखें, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बात हो रही है या जनरल बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, हाँ ये तो इसी के अंदर देखो ना, ये तो इस हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, आगे के जो डेफिनेशन आ रहे हैं उन पे बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की देखो शुरुआत ही हम क्या चीज से कर रहे हैं कि लेट Aij n into n, मतलब ये जो भी चीज है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बात होगी, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बात होगी। क्या है पहला, अगर Aij 0 है फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, अगर Aij 0 है फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, है ना, तो इस तरह का जो स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑब्टेन करोगे उसमें उस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जरा यहां नजर डालो, एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने बना रखा है, तो ये जो मैंने रेड से काटा है ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है ना।
अब जरा देखना तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर क्या सिनेरियो है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सिनेरियो है कि i जो है वो j से लेस है। देखो i जो है वो j से लेस है। कब? जब हम एलिमेंट्स ले रहे हैं डायगोनल से ऊपर साइड का, ठीक है ना। और जरा नीचे साइड का देखो तो यहां पर जैसे यहां 2 है 1 है, यहां 3 है 1 है ना, यहां 3 है 2 है। तो इसका मतलब हमें क्या फील हो रहा है कि डायगोनल्स के नीचे जो है, डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स पड़ रहे हैं उनमें जो i है वो j से बड़ी चीज है ना। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, aij 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, है ना। तो देखो अब मान लो एक थर्ड ऑर्डर का हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें डायगोनल से अपर है तो नीचे, और ऐसे देखो लोअर का डेफिनेशन क्या है, aij 0 फॉर ऑल i लेस देन j। तो मतलब नाम के जस्ट उल्टा, अपर ट्रायंगुलर है मतलब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होना मस्ट है। तो देखो मैं सबसे पहला काम करूंगा 0 0 0 भर दिया, ठीक है ना। और मैं इसका एग्जाम्पल अगर सेट करना चाह रहा हूं तो 0 0 0 भर दिया, और अब बाकी में हम कुछ भी भरने को फ्री हैं। इनफैक्ट हम बाकी सारा भी 0 भर दें, कौन रोक रहा है। मतलब एक थर्ड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हरी बात समझे। ध्यान क्या रखना है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स हो जाए 0। तो हम उसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां भर दिया 2, यहां भर दिया 0, यहां भर दिया कुछ a, यहां भर दिया b, यहां भर दिया -1, यहां 3। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या कह रहा है कि aij 0 होना चाहिए फॉर ऑल i लेस देन j, यानी कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। मतलब यहां अगर थर्ड ऑर्डर में बात करें तो किसकी बात हो रही है, ये तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए 0, है ना। तो जरा देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका एक थर्ड ऑर्डर का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, यहां 0 यहां 0 यहां 0 भर दूंगा, और बाद बाकी अब मैं कुछ भी भरने को फ्री हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां भरा -1, यहां भरा 0, यहां भरा 3, यहां 5, यहां 6, यहां 2, हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। फिर यहां क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कह रहा है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें aij 0 हो जाए, कोई भी ऐसा पेयर ij के लिए जो आपस में अनइक्वल है। तो जरा देखो i और j थर्ड ऑर्डर में ही नजर मारते हैं, तो i और j यहां 3 जगहों पे क्या है, इक्वल है, बाकी सारी जगहों पे क्या है, अनइक्वल। तो ये क्या कहना चाह रहा है, डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स है पहले तो वो 0 हो जाए, उसके बाद डायगोनल पे इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स अज्यूम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम एक डायगोनल मैट्रिक्स अज्यूम करना चाहते हैं, ओहो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 फिल कर देना होगा। कर दिया। अब डायगोनली आपकी मर्जी जो भर लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भरा यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 5, तो ये एक एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स का, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या श्योर है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है ना। तो मेनली डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान कहां से होगी कि डायगोनली भरा क्या है ना। तो इसको हम एक नोटेशन भी देते हैं, देखो जरा, DIAG और 205, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो यहां लिखे हुए, है ना। तो अब इसका मतलब एक nth ऑर्डर का अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे उसको, DIAG और A11, A22, A33 अप टू A, ऐसे भी नोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं।
यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दो ध्यान दो। तो किस तरह के डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है ना, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं, देखो यहां से इसी को कॉपी मारता हूं, ठीक है ना, और अगर स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल सेट करना चाह रहा हूं तो देखो इसमें मैंने क्या करा, इसको मिटा दिया और सबको 2 बना दिया। बोलो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं, है ना, तो सेकेंड ऑर्डर में कहां कहां 0 होना मस्ट है, यहाँ। इनमें हम कुछ भी रखने को फ्री है, बस शर्त क्या है, सेम। तो सेम रखना है, तो जैसे मान लो यहाँ 3 रख दिया, यहाँ भी 3 रख दिया। तो दीज आर स्केलर मैट्रिक्स। वंस अगेन ये सब स्क्वायर मैट्रिक्सेस के अंदर बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, अगर वो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जो सेम हुए वो सारे 1 हो जाए, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए, इसको कहा गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम यूजुअली देखो यहां लिखा हुआ है IN से डिनोट करते हैं, N इज फॉर इट्स ऑर्डर, है ना। तो इसका मतलब मान लो अगर मैं कहूं कि I2, तो I2 सुन के क्या फील होगा, डायगोनली 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। जैसे मान लो हम कहीं सुनते हैं I3, क्या फील होगा, डायगोनली 1 डाल दो और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हो गए। तो I1, I2, I3, I4 एंड सो। हाँ बोलो। देखो मैं फिर से समझाता हूं, हम कहां से चले, हम कहां से चले, पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से चले। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मस्ट क्या था, ये 0 होना, ये मस्ट है, बाकी नेसेसिटी नहीं है, ठीक है ना। फिर जब हम लोअर ट्रायंगुलर की बात किए तो इतना 0 होना मस्ट है, बाकी 0 हो नहीं हो ये बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना। जैसे ही हम डायगोनल पे आए तो ये और ये 0 होना मस्ट हो गया, बाकी डायगोनली क्या हो रहा है ये इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो सोच के देखो, अगर हम एक थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स यहां लिखे हुए हैं जिसमें ये सारा 0 है, ये सारा 0 है और ये भी 0 है, तो वो तो इसी के खाते में आएगा ना। क्यों, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहां 0 एंड यहां 0, नहीं। तो एक थर्ड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर। हाँ, अब यहां हमने इसकी कैटेगरी पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी कैटेगराइजेशन है कि अगर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए तो फिर इसको बोला गया स्केलर मैट्रिक्स। अब ये सेम होके क्या बनेंगे कुछ नहीं कहा, जस्ट क्या कहा, सेम हो जाए, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। और यही अगर सेम होके 1 बन जाए तब फिर इनको कहा गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब ये जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये भी बहुत यूज होने वाली चीज, ठीक है। अब जैसे अपनी अगर अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो कुछ सवाल हैं, ठीक है ना। अब इन सवालों को करने से पहले मुझे एक बात का जवाब दो कि ये जो अपने पास nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें आपको ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है कितने दिख रहे हैं, n, ठीक है ना। और टोटल कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, n स्क्वायर, बोलो। तो अगर हम n स्क्वायर में से n घटा दें तो बाकी जो बचे वो कौन सा है, ये वाला एंड ये वाला। और ये सोचो ये दोनों संख्या में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम n स्क्वायर माइनस n/2 कह रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक गोले में पड़ने वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं,
यस और नो? ठीक है, तो जब ये सब मैच्योरिटी अपने पास है तो देखो क्या होगा इसका फायदा। ये सब मैच्योरिटी अपने पास है तो देखो क्या होगा फायदा। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा कि nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो यहाँ n इंटू एन लिखा हुआ, nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A। हम इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या है, ये अपना डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इस डायगोनल के या तो नीचे के सारे जीरो मस्ट हो जाए या फिर ऊपर के सारे जीरो मस्ट हो जाए, या सुनो, ठीक है ना। तो जब हम ये बात समझ पा रहे हैं तो हमें क्या फील होगा, सपोज मान लिया कि नीचे के सारे जीरो, अब चूंकि मिनिमम कह रहा है तो नाउ वी विल मेक श्योर कि इसके अलावा और कोई जीरो इन्वॉल्व ना हो। नहीं समझ आए? आपको क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो मान लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर है, तो अपर ट्रायंगुलर है तो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर है तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ये सारा पार्ट जीरो कर देते हैं, और चूंकि मिनिमम रखना है जीरोस तो रिमेनिंग कहीं भी जीरो का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। तब दो रास्ते हैं अपने पास, एक रास्ता कि भाई n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल एलिमेंट्स घटा दो n, है ना, और फिर उसका आधा ले लो। अब वो आधा या तो ऊपर का ले रहे हो या फिर आप नीचे का ले रहे हो, या सुनो। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है मजेदार। देखो ये जो मैंने रेड से घेरा है उसमें फर्स्ट वाले रो में कितने एलिमेंट्स पड़ रहे हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। सेकंड वाले में एक, थर्ड वाले में दो। बोलो जीरोस गिनना चाह रहे हो ना, तो फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं मिल रहा, सेकंड रो में एक, थर्ड रो में दो, फोर्थ रो में 3, nth रो में n-1। फील आया क्या? तो सेम चीज का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि हम इसको सीधा कह सकते हैं और 0 + 1 + 2 + 3 अप टू, मैंने हमने हर रो, एक तो जहां मैंने घेर रखा है उसको सारे को जीरो कर दिया और रिमेनिंग को नॉन जीरो रखा, तो हम वी विल जस्ट काउंट कि हर रो में कितने जीरोस हमें मिल रहे हैं। तो फर्स्ट रो में एक भी नहीं मिला, सेकेंड रो में एक मिला, थर्ड रो में 2 मिला, ऐसे nth रो में n-1 मिला, और जवाब क्या हो गया, ये तो n-1 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया, तो n × n-1/2, ठीक है। हाँ अब देखो, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, अपर हो जाए चाहे लोअर हो जाए, है ना। अब देखो यहां पर नेक्स्ट कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो आप देखो यहां पर इसका मतलब ये हिस्सा भी सारा जीरो होना चाहिए, है ना, और ये ऊपर वाला भी, ये जितना है सब जीरो होना चाहिए। और चूंकि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा है ना, तो फिर जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको क्या रख देंगे, नॉन जीरो, है ना। तो अब आप देखो यहां से आप सीधा इसका आंसर क्या कह सकते हो, n² - n², मतलब टोटल में से अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स हटा दें तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ, अमृत ध्यान दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। तो देखो ना सिंपल है इसमें, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं आप लोगों से जवाब पूछूं कि हाँ बताओ क्या होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए, तो ट्रायंगुलर होने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी एक, या तो डायगोनल के नीचे का या डायगोनल के ऊपर का आप सारा जीरो बना दो। अब चूंकि मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को, तो इसका मतलब अब हम क्या श्योर करेंगे कि इस लाल गोले के अंदर तो मजबूरी है जीरो रखना, बाकी बाहर जितने एलिमेंट्स हैं सब अलग अलग हो,
बोलो। तो आप देखो इसको, एक मेथड तो ये हो सकता है इक्वल टू, सुनो ना, यहाँ पे फर्स्ट रो में अगर देखो तो टोटल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, बोलो। सेकेंड रो में अभी ये ट्रायंगल के पार्ट को नहीं गिन रहा है, ये जो घेरा है इसको अभी नहीं गिन रहा है। सेकेंड रो में n-1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ऐसे ही nth रो में 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अगर आप ये बात समझे हो तो आप कहोगे इसका आंसर 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है ना। और इसके साथ फिर एक जीरो भी तो, अरे क्या रखना है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहां देख रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप सोच के देखो, आपको, चलो नीचे से, यहां मैंने उल्टा लिख दिया है, तो नीचे से यहां से गिने तो आपको लास्ट रो में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समझो अपन क्या करेंगे, ये सबको जीरो बना दिया, यस और नो, ये सब जीरो बन गया, और बाकी सबको डिस्टिंक्ट रख दिया और नॉन जीरो रख दिया, है ना। तो अब आप सोचो, बाकी सबको डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो रख दिया, तो आप सोचो फर्स्ट रो में, मतलब लास्ट रो में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट गिने जाएंगे, एक, उसके बाद दो, ऐसे ही इधर देखो तो ये है ना। तो इन सारों को हमने जोड़ा, तो ये कैसे जोड़ेंगे, 1 से लेकर n तक। अब ये आपने अज्यूम कर लिया कि सारे डिस्टिंक्ट थे, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। और अगर आप देखो तो फिर आपने जब ये अज्यूम किया कि सारे डिस्टिंक्ट थे, तो उसमें फिर एक वैल्यू ये जीरो भी तो जुड़ेगी, बोलो हाँ है ना। क्यों, क्योंकि ये सारी एंट्रीज आप क्या बना रहे हो, जीरो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। तो डायगोनल के, हाँ बताइए, देखो ये अपन ने, ये सारे क्या हुए, देखो n, n-1, n-2, ऐसे ही लास्ट वन, ये सारे जुड़ गए, ठीक है। और उसके साथ ये जो जीरो थे, है ना, ये सारे जीरो थे, तो इसकी वजह से ये बना है ना। तो अब फाइनल जब हम आंसर निकालने लगेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया, मत करो, आंसर क्या हो गया, n × n+1/2 +1, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। तब डायगोनल मैट्रिक्स बोला तो देखो क्या मजबूरी है, सॉरी, ये सारा भी जीरो, मतलब ऊपर का लाल गोला वाला भी सारा जीरो और नीचे का लाल गोला वाला भी सारा जीरो, है ना। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या, डिस्टिंक्ट, जो कि जीरो ना हो। तो तुम्हें डायगोनली क्या मिले, टोटल एलिमेंट्स n अलग अलग, और एक वो खुद जीरो जो सब जगह इन्वॉल्व है। ये n+1 की तरह सोच लिया था, बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का है, चाहे वो थर्ड ऑर्डर का है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है, और इट इज एज सिंपल एज कि जो सेटअप मैट्रिक्स का है अरेंजमेंट का, सेम सेटअप कॉपी हो जाए और उसका डिटर्मिनेंट निकाल ले, है ना। मतलब एज इट इज, देखो ये गोला वहां जाके रखा गया, तो ये जो नया डिटर्मिनेंट हमने बनाया, इसको हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। लेकिन इसके लिए ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है ना। तो इसको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। इसको डिनोट करते हैं हम कई बार ऐसे, या फिर DET ब्रैकेट में ए, ज़्यादातर ये फर्स्ट गोला यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको मॉडे मत पढ़ने लगिएगा, इस चैप्टर में ऐसे नोटेशन का मतलब होगा, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिखेगा क्या, दिखेगा ये, है ना। और हम इसको पढ़ रहे होंगे क्या, इस चीज को पढ़ रहे होंगे हम क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो मैट्रिक्स ए का सेटअप है एलिमेंट्स का, एज इट इज सेटअप डिटर्मिनेंट के अंदर कॉपी मार दो,
है ना। तो उससे जो आपको मिला उसको आप कहोगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का था तो सेकंड ऑर्डर का बना। जैसे अब देखो यहाँ थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था, पूरा ये सेटअप देखो यहाँ कॉपी हो गया एज इट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब के बाद क्या ध्यान रखना है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होगा, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होगा जो जस्ट सेम अरेंजमेंट को कॉपी करके और डिटर्मिनेंट निकाल के मिलता है ना। अब यहाँ पे इस बेसिस पर भी दो कैटेगराइजेशन है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है ना, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बार माइंड में सेट करो, सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, ठीक है ना। अब देखो यहां से बात निकली है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो देखो दो अरेंजमेंट्स को बराबर होना है, व्हाट डज इट मीन, दोनों एक जैसा दिखे पहले तो, है ना, और ईच एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिटो सेम हो, तभी तो हम बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पे क्या कह रहा है कि एक aij है m इंटू एन जिसको कैपिटल A बोल दिया, एक bij है m इंटू एन जिसको कैपिटल B बोल दिया। हाईलाइट होने वाली बात क्या, दोनों जगह ऑर्डर हमने क्या पिक किया, सेम, है ना। तो अगर दो मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, देखो aij इक्वल्स टू bij फॉर ईच पेयर ऑफ i एंड j, तो इस केस में हम कहते हैं कि a इक्वल टू b। मतलब अब के बाद कहीं भी आपको दो मैट्रिसेस बराबर दिखे तो मजे से आप सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद आया, अब देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट हो गया। अब इसमें कहाँ कहाँ केयरफुल रहना है, हम पहले से जो अलजेब्रा जानते हैं वो नंबर की अलजेब्रा, है ना। तो कोई भी चीज़ जो नंबर के अलजेब्रा से टैली कर रही है उससे हमें खतरा नहीं है, क्योंकि हम वैसे ऑपरेशंस के यूज टू हैं, है ना। तो यहाँ पे हर उस वक्त केयरफुल रहना जब नंबर का अलजेब्रा कुछ और फील कराता हो और मैट्रिसेस कुछ और बोल रहा हो, तो वैसे जगह पे और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अभी तो फिलहाल नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और तब उनको जोड़ने का मतलब होता है कि आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। अब आप सोचो, अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स एडिशन में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, दो नंबर्स ही तो जुड़ रहे हैं। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, दो नंबर्स जुड़ रहे हैं। तो जब नंबर जुड़ रहे हैं तो ये नंबर के अलजेब्रा को फॉलो करेंगे, एज इट इज करेंगे, ठीक है ना। तो अब सोचो, ये अगर बात समझ गए तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं यहाँ, हम a प्लस बी बोलें या b प्लस बोले, बात एक ही होगी। मतलब मैट्रिक्स एडिशन विल बी कॉम्यूटेटिव। आप a प्लस बी को साथ रख के c जोड़ो या a को b प्लस c के साथ जोड़ दो, बात एक ही होगी। मतलब मैट्रिक्स एडिशन विल बी एसोसिएटिव। इनफैक्ट अगर कहीं a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी दिख रहा है तो आप अगला स्टेप लिखोगे b इक्वल टू सी। इट इज़ लाइक आप नंबर में इसको काट देते थे ना, नंबर के अलजेब्रा में इसको काटते थे, तो कुछ वैसा ही बिहेव कर रहा है कि अगर कभी a प्लस बी है a प्लस सी के बराबर तो आप अगला स्टेप बोलोगे b इक्वल टू सी। और देखो यहाँ पे बाद वाला सेम है तो भी काट सकते हो, मतलब पहले वाला सेम है तो भी चला जाएगा, बाद वाला सेम है तो भी चला जाएगा। और a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी का अगला स्टेप हम लिख पा रहे हैं a इक्वल टू सी। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज़ है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0। अब हेयर 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, बोला है ना, जब 0 लिखा हो तो क्या अज्यूम करोगे, नल मैट्रिक्स। और वहां ऑर्डर फिर कैसे पता चलेगा, जो बाकी चीजों का ऑर्डर है। तो जो a और b का ऑब्वियस बात है सेम ऑर्डर होगा कुछ, तो वही 0 का भी ऑर्डर होगा, इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आगे कहीं भी 0 ही दिखेगा ज़्यादा, तो 0 से उसको नंबर वाला 0 मत फील कर लेना, यहाँ 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अगर कभी दो मैट्रिसेस का सम 0 है
तो हम उसमें से एक को दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसमें भी कुछ नया नहीं है, नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालते थे ना, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता था -2, तो वैसा ही तो यहाँ पे। तो हर वो चीज़ जो अपने अलजेब्रा की चीज़ों से टैली कर रही है उससे रिस्क नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, है ना। तो जैसे मान लो कहीं हमने एक मैट्रिक्स A माना ऑफ ऑर्डर m × n, एलिमेंट है aij, तो अगर आप लैम्डा ए लिखना चाह रहे हो तो नोटिस करो ये लैम्डा जस्ट जाके अंदर नंबर में मल्टीप्लाई हो गया। लैम्डा इज काइंड ऑफ स्केलर, जैसे 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया, काइंड ऑफ दैट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब ये बात आप समझ गए तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ a ऐसा लिया हुआ है, तो जैसे ही हमने यहाँ 3 डाला तो देखो वो 3 इन सब जगह आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। हाँ सॉरी, ये यहाँ m × n है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ, स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि वो वैल्यू जो है वो जाके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 अगर a था अपना 1 2 3 4 5 6, तो फिर जो अपना 3a है वो हो गया 3 6 9 12 15 18। इसी का कन्वर्स कि अगर हमें हर एलिमेंट में कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है तो हम उस मल्टीपल को बाहर खींच लेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा रिकॉल करो तो हम डिटर्मिनेंट में भी ऐसा कुछ करते थे, है ना। तो ज़रा देखो, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया जिसमें A एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो लैम्डा A का मतलब क्या हुआ, देखो हर एलिमेंट में जाके लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो अब A और लैम्डा A को अगर आप एक साथ देख रहे हो तो ज़रा सोचो, तो अगर हम लैम्डा A का डिटर्मिनेंट लिए तो ये हो गया, है ना। और अब देखो तो हर रो या हर कॉलम से आप कह सकते हो कि हमने लैम्डा निकाल लिया है, हर रो या हर कॉलम से लैम्डा निकाल लिया। डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालने का रूल क्या होता है, किसी एक रो या एक कॉलम में अगर कॉमन मल्टीपल दिख रहा है तो आप उसको बाहर खींच लो। कहाँ देख रहा है, इधर देखो, है ना। तो यहाँ पर आप देखो तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि फर्स्ट रो से लैम्डा, सेकेंड रो से लैम्डा, थर्ड रो से लैम्डा निकला, और वो लैम्डा की कितनी पावर हो गई, 3 पावर, ठीक है ना। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि देखना जरा, प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट इज लैम्डा की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये तब है जब ए कितने ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर, है ना। और इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूँ, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि लेट ए जो है अपना ये n इंटू एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, nth ऑर्डर का, तो लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट को हम क्या बोल पाएंगे, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। ये हर रो से लैम्डा निकल रहा होगा या हर कॉलम से लैम्डा निकल रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अब थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ध्यान दो, अब जैसे यहाँ कह रहा है A है ऐसा, B है ऐसा, दोनों कितने ऑर्डर का दिख रहा है, थर्ड ऑर्डर का। तो अपने से कह रहा है फाइंड 2A + 3B - 5I। तो जरा सोचो तो I का फील क्या है अपने पास, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना। तो अगर आप 2A + 3B और -5I को निकालना चाह रहे हो तो क्या होगा, फर्स्ट का एलिमेंट का 2 टाइम्स, मतलब ए के एलिमेंट का 2 टाइम्स, बी के एलिमेंट के 3 टाइम्स से जुड़ेगा और आई के एलिमेंट के 5 टाइम्स से घटेगा। तो देखो पहला एलिमेंट क्या लिख पाएंगे, 2 + 3 - 5, ठीक है ना। फिर अगला 0 -6 और -0, फिर अगला 0 + 6 और -0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -4 + 6, है ना, -0, फिर बात नहीं, फिर 2 + 9, बोलो -5 5 है ना, -5, ठीक है ना। फिर अगला जो है वो क्या हो जाएगा, तो 6, है ना,
6 प्लस 3 माइनस 0। फिर लास्ट रो की बात कर रहे हैं तो ये 2a का मतलब क्या हो गया अपने पास 0 प्लस 0 माइनस 0। फिर यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस 3 माइनस 0। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा अपने पास 4 है ना प्लस 0 माइनस 5। कोई इशू है ही। ये सिंप्लीफाई होके अपना क्या बन गया ज़रा देखना, तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया 0 माइनस 6 ठीक है ना 2 और 6 और 9 और यहाँ 0 1 और -1। ठीक है, बिल्कुल नंबर के अलजेब्रा की तरह काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, इफ 2a माइनस बी है एक मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर का, एक a प्लस 2b है ना। तो अब ज़रा देखना, इसको अगर मैं फर्स्ट बोल दूँ, वेदांत क्या कर रहे हो देखो इधर, इसको मैं फर्स्ट बोल दूँ, इसको बोल दूँ सेकेंड है ना। तो हमें चाहिए a और b। तो देखो मुझे यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ a दिख रहा है, तो या तो हम a को एलिमिनेट कर ले या फिर यहाँ पे -b दिख रहा है और यहाँ 2b दिख रहा है, b को एलिमिनेट कर ले। दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो जैसे मान लो मैंने सोचा कि मैं 2 इंटू फर्स्ट और प्लस सेकेंड करूँगा, क्या फ़ायदा होगा बताओ। लेफ्ट साइड तो हो गया 4a माइनस 2b और प्लस a प्लस 2b है कि नहीं। और राइट साइड क्या हो गया ज़रा लिखते हैं, तो राइट साइड हो गया अपने पास देखो 2 इंटू 1 यानी कि 12 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 2 0 प्लस 5 ठीक है ना। फिर उसके बाद -8 -2 4 प्लस 1 और 2 -7 ठीक है ना। अब ये देखो तो ये अपने पास क्या है एक्चुअली 5 है ना, और ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया तो 15 ठीक है ना। यहाँ -10 यहाँ 5 यहाँ -10 5 और -5 एंड दिस विल इम्प्लाई a इक्वल्स टू, अब ये 5 जाके क्या हुआ सब में डिवाइड, बात नहीं, सब में जाके डिवाइड हो गया, सब में जाके डिवाइड हो गया तो ये क्या आ गया 3 -2 1 -2 1 -5 ठीक है ना। और सेम काम करके हम b को निकाल सकते हैं है ना। क्या, या तो हम यहाँ कर दें क्या कि जैसे b को रख दिया, सॉरी a को रख दिया और b निकाल लिया है ना। अब जैसे देखो 2b को आप क्या लिख सकते हो, 2b को आप लिख सकते हो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से अगर देखो तो 2b को आप लिख सकते हो 3 2 5 -2 1 -7 और a उधर जाके घट जाएगा, तो a उधर जाके घट जाएगा तो क्या हुआ अपने पास 3 -2 1 -2 1 -1। तो देयरफॉर यहाँ से अपने पास एक सेकंड, हाँ यहाँ से क्या आ गया b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हाफ और अंदर 3 - 3 0 2 + 2 4 5 - 1 4 फिर -2 + 2 0 1 - 1 0 -7 + 1 -6। अब ये 2 डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया 0 2 2 0 0 -2। ये सिंपल अलजेब्रा ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो क्या हेडिंग डाला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज डिफाइंड चीज़ नहीं है ठीक है ना। उसके लिए देखो यहाँ पे एक खास चीज़ सेट किया गया है। देखो मैंने 2 जगह गोला मारा ठीक है ना, मतलब जिन 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो उसमें पहले मेक श्योर कि आपने आगे क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा
है ना। तो जो आपने आगे लिखा है, ठीक है ना, उसका नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले के नंबर ऑफ रोज से टैली करना चाहिए, ठीक है। और एक बार ये टैली कर गया तो हम यहां पर कहेंगे कि जो अपना मैट्रिक्स नया बन रहा है ए बी विल बी ऑफ ऑर्डर m इंटू पी। ए बी विल बी ऑफ ऑर्डर m इंटू पी। देखो फिर से समझाता हूं। पहली बात तो जिसको आप यहां आगे रख रहे हो मल्टीप्लिकेशन में, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसको बाद में रख रहे हो उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तब फिर हम बात करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, यहां मल्टीप्लिकेशन की बात हो सकती है। और उस केस में ए बी का जो ऑर्डर मिलेगा वो ए का नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम से डिसाइड, ठीक है ना। तो एन एन सेम है, तो जो अपना ए बी बनेगा इट विल बी ऑफ ऑर्डर एम इंटू पी। अब यहां पर क्या है, सुना ध्यान से। तो अब मान लेते हैं कि लेट जो है अपना ए बी, थोड़ा ध्यान से समझना, ए बी अब एक मैट्रिक्स हो गया किस ऑर्डर का, एम इंटू पी। और मान लेते हैं इसका कुछ एलिमेंट है सी आई जे, और ऑर्डर क्या है, m इंटू पी, है ना। तो अब ऑर्डर पहचानना तो हम सीख गए। अब जैसे ही हम, ध्यान दो यहां, जैसे ही हम सी आई जे लिखना सीख जाएंगे काम खत्म है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम सी आई जे लिखना सीख जाएंगे तो काम खत्म है। तो जैसे आप बिल्कुल डिटर्मिनेंट में जैसा करते थे ना, वैसा ही होगा। ये उनके लिए जो थोड़ा बहुत वो प्रोडक्ट जानते थे। चलो बिल्कुल फ्रेश। यहां पे आप ए बी का ith रो jth कॉलम का एलिमेंट लिखना चाह रहे हो। सुनो ध्यान से, ए बी का ith रो jth कॉलम का एलिमेंट लिखना चाह रहे हो, तो आप इसमें रो क्या पढ़ रहे हो, ith, कॉलम क्या पढ़ रहे हो, jth, है ना। तो जो रो पढ़ रहे हो वो इस मैट्रिक्स में ढूंढो, ठीक है, मतलब ith रो। अब बताओ तो इस मैट्रिक्स का ith रो क्या होगा, a i1, a i2, a i3 अप टू a in, बोलो है ना। तो मैट्रिक्स ए का, अभी ध्यान दो, मैट्रिक्स ए का ith रो क्या होगा, a i1, a i2, a i3, ऐसे ही a in। और जो यहां कॉलम लिखा है, क्या लिखा है, जे। तो अब जो जेथ कॉलम है उसको आप ढूंढो बी में। तो बी का जेथ कॉलम क्या होगा, b1j, b2j, b3j अप टू bnj। अब आप वो जो आपको बी का जेथ कॉलम मिल रहा है ना, वो ए के ith रो में कॉरेस्पॉन्डिंगली भिड़ा दो। मतलब क्या होगा जरा देखो यहां, चलो अलग कलर से रखते हैं। मतलब क्या होगा यहां, b क्या 1j, b2j, b3j, है ना, bnj। और ये जो भिड़ाया इनको ऐड कर दो, यही कहलाता है CIJ। अब कितने लोग बात समझ गए कि इसका सेम होना क्यों जरूरी है। सोच के देखो, अगर वो NN सेम नहीं होगा तो यहां ये कॉरेस्पॉन्डिंगली भिड़ ही नहीं पाएंगे ना, है ना। क्यों, यहां पे ये n जो दोनों गोले थे उनकी वजह से ही तो हुआ कि यहां ये n चीजें हो गई, है ना, और ये n चीजें हो गई, और फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंगली भिड़ गई और सम आ गया, है ना। तो आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात ही तब कर सकते हो जिसमें जो आगे लिखा है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, जो बाद में लिखा है उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। और फिर आप उसके ith रो jth कॉलम का जो एलिमेंट लिखते हो उसका तरीका क्या होता है
कि जो आगे लिखा है उसका ith रो ढूंढो, जो बाद में लिखा है उसका jth कॉलम ढूंढो और दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। दोनों को जैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो अपने पास जो मिलेगा वो AB होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो यहां पर ये जो Cij है, देयरफॉर यहां पे हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर Cij का एक फॉर्मूला क्या बना, जरा देखना, AIR BRJ और सिग्मा 1 से लेकर n तक। AIR BRJ और सिग्मा 1 से लेकर n तक। बोलो है ना, ठीक है। अब इसके थोड़ा यूज टू होते हैं। जब हम ये बात समझ गए तो जैसे यहां लिखा हुआ है, देखो क्या कि अरे फोकस्ड हो, देखो यहां पे A एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A इज क्या 2 into 3 और या ऑर्डर ऑफ B इज क्या 3 into 3, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ये और ये सेम होना चाहिए, और जब ये और ये सेम हो गया तो जो AB बनेगा उसका ऑर्डर किससे डिसाइड होगा, जो इधर बचा और जो उधर बचा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि हेयर AB विल बी ऑफ ऑर्डर, विल बी ऑफ ऑर्डर 2 into 3। अब देखो जरा, अब हम AB लिखना चाह रहे हैं, है ना, तो माइंड में क्या ले आओ, हम जो AB लिखना चाह रहे हैं उसके लिए माइंड में क्या ले आओ कि 2 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स हमें लिखना पड़ेगा, 2 रो और 3 कॉलम का। अब देखो यहाँ 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 ये 6 जगह चीजें भरनी हमें, या सुनो, अरे बोलो तो सही, ऐसा आज बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। तो अब ये भरने का तरीका क्या होगा, देखो सिंपल। अब जैसे यहां वाला एलिमेंट आप लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करो, ध्यान से देखना, ये कौन सा, पहले बताओ, ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो भी रो और कॉलम आप प्रोनाउंस कर रहे हो उसमें से रो को तो यहां देख लो और कॉलम को यहां देख लो और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग भिड़ाओ, है ना, और उनको ऐड कर दो। तो जरा देखना, मैं ये ऐड करके लिखता हूं तो क्या आएगा, 1 into -2 यानी कि -2 प्लस 2 into 4 यानी कि 8 प्लस 3 into 2 यानी कि 6, ठीक है। फिर देखो अब यहां वाला जो है ये आपको कौन से रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट फील हो रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो यहां ये और ये भिड़ जाएंगे, ठीक है ना, ये और ये भिड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको भिड़ाते हैं, क्या होगा, तो 1 into 3 प्लस 2 into -1 और प्लस 3 into 5, ठीक है, 3 into 5। अब देखो फिर उसके बाद जैसे यहां वाला लिखना है तो ये बताओ कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो जरा देखो फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, है ना। तो भिड़ाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली भिड़ाओगे तो क्या होगा, जरा देखना, 1 into -1 प्लस 2 into 6 और प्लस 3 into -2, ठीक है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखो हम यहाँ वाला लिखना चाह रहे हैं, यहाँ वाला लिखना चाह रहे हैं, तो ये कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो अब इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली भिड़ाते हैं, तो क्या हो गया, 4 into -2 यानी कि -8 प्लस 5 into 4 यानी कि 20 और प्लस 6 into 2 यानी कि 12, ठीक है। अरे अब इसके बाद ये कौन से रो कौन से कॉलम का, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। तो अब इनको बिठाते हैं, क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 6 इंटू 5, है ना। एंड फाइनली हम जब यहां हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो अब इसको बिठाते हैं, क्या हो जाएगा, तो -4 प्लस 30 -12 प्लस 30 -12, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब तो बस क्या करना है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लिख देना है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या आएगा, ध्यान दो, फोकस मत लूज करो। देखो क्या आ गया, 8 6 14 12 फिर 16, है ना। फिर यहाँ से आ गया, अरे मत करो, 5, फिर यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर 37 और यहाँ हो जाएगा 14। ये अपना हो गया आंसर, ठीक है ना। तो अब जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझे, कुछ एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वल्स टू 0 देन फाइंड x। वंस अगेन देखो, ये 0 नॉर्मल 0 नहीं है, ये क्या हुआ, नल मैट्रिक्स हुआ। वो ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, देखो कैसे ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर देखो 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर 3 इंटू 3। तो देखो यहाँ और यहाँ सेम है ना, तो 1 इंटू 3। तो देखो सबसे पहले इनको निपटाते हैं, तो ये कितने ऑर्डर का बनेगा, 1 इंटू 3। मतलब फील क्या आ रहा है अपने पास, इसका फील आ रहा है कुछ ऐसा कि यहाँ पे हम यहाँ यहाँ और यहाँ भरेंगे, यस और नो, ठीक है ना। तो अब क्या सीखा है, सबसे आसान तरीका, जब भर रहे हो तो पढ़ लो वो कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है ना। तो जैसे अब यहाँ पर ये वाला है ना, तो ये वाला पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये और ये कितना हो गया, 2 + 0 + 0, ठीक है ना। जब तक यूज टू नहीं हो रहा पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बात नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे, इसमें तो एक ही है ना, ठीक है। फिर इसके बाद अगला लिखते हैं, यहाँ वाला जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या हो गया ज़रा देखना, तो 3 + 4x + 6, ठीक है ना। और अब यहाँ तीसरा वाला, तो तीसरा वाला के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, अरे सॉरी 1 + 2x + 4, ठीक है ना। और इसके साथ फिर किसको लिख लिया, जो बचा हुआ है क्या, x1 - 1 = 0, ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या ऑर्डर फील हो रहा है, इसका ऑर्डर फील हो रहा है 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर, तो देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, तो जो बनेगा वो कैसा ऑर्डर का बनेगा, 1 इंटू 1, है ना। तो 1 इंटू 1 का मतलब हो गया, 1 इंटू 1 का मतलब हो गया जस्ट ये रो और ये कॉलम बिड़ा दो, तो क्या हो गया ज़रा देखना, 2x और प्लस 9 + 4x, है कि नहीं, 2x + 9 + 4x और तीसरा -2x + 5 और राइट साइड क्या है, 0। एक्चुअली यहाँ 0 का मतलब फिर 0 ही हो, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर अगर हम देखें तो ये अपने पास कितना आ गया, ये देखो 2x गया, 4x और 9 - 5 कितना हो गया, +4, उधर जाके -4, तो x = -1, ठीक है। फिर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें,
है ना। जहाँ से अच्छी चीज़ें आएंगी मैं खुद ही बोल दूंगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है a प्लस भी ऐसा a माइनस भी ऐसा, तो वी हैव टू फाइंड ए बी। सिंपल स्ट्रेटजी, ये 1 ये 2 और यहाँ से पहले ए बी निकालते हैं, है ना। तो ए बी निकालने का तरीका क्या होगा, एक बार ज़रा 1 + 2 कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड क्या हो गया 2a और राइट साइड क्या हो गया, देखो अब शॉर्ट में करना शुरू करेंगे 4 4 0 4, है ना। तो देयरफॉर a जो है अपना क्या हो गया, a जो है हो गया 2 2 0 2, ठीक है ना। और अब हम चाहे तो b को यहाँ से क्या रख सकते हैं, या तो हम इसको मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अब तो चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 - 2, तो 1 - 2 करोगे तो ये क्या हो गया 2b, और राइट साइड क्या हुआ, तो 1 - 3 हो गया -2, 2 - 2 0, 2 + 2 4, 4 - 0 4, तो दिस विल इम्प्लाई b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 0 2 और 2। अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिफाइन होने का तो कोई चक्कर रहा ही नहीं। अब जैसे यहाँ ए बी चाहिए, है ना, ए बी चाहिए, तो ए बी क्या हुआ ज़रा देखना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, तो बिड़ाया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया -2 और +2, -2 + सॉरी -2 + 4, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहां वाला लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर जरा देखना, तो ये हो जाएगा अपने पास 0 + 4, 0 + 4, ठीक है। फिर यहाँ वाला लिखते हैं, तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये और ये, है ना, तो क्या हो जाएगा 0 + 4, ठीक है ना। एंड फाइनली जब यहाँ वाला लिख रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो गया ज़रा देखना 0 + 4, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास ए बी जो है कितना आ गया, ए बी आ गया अपने पास 2 4 4 4, ठीक है ना। अच्छा इनफैक्ट यहाँ बी ए भी अगर बोला होता, तो मान लो अगर बी ए देखते तो बी ए में अब क्या होगा, रुको ना देख लेते हैं। तो अब बी ए में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो आगे है उसका रो, जो बाद में उसका कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जरा देखना, तो -2 + 0, ठीक है। फिर इसके बाद यहां वाला लिख रहे हैं, तो क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां वाला लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, देखो जरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 + 0, ये धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, -2 + 0। फिर यहां वाला लिखते हैं, तो ये हो गया अपने पास कौन सा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 × 2 4 और +0, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये और ये, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 4 + 4, यानी कि बी ए क्या हुआ अपने पास -2 4 और 8। तो सबसे पहली बात तो आप फील करिए कि अगर कहीं ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड भी हो, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो जाएगा,
लेकिन उसमें फिर इन जनरल जो वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं इन जनरल ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है, भले डिफाइंड भी हो जाए। पहले तो डिफाइंड ही होंगे ये जरूरी नहीं है, और डिफाइंड भी हो गए तो फिर सेम होंगे, ये मतलब वेरी रेयर। इसलिए क्या बोला जा रहा है, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो देखो यहां लिखा हुआ है, पहली बात तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, बट समटाइम्स हो सकता है। अब वो समटाइम्स का वन ऑफ द पॉसिबिलिटी यही हाथ के हाथ अपने सामने आया कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उसी सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ए आई बोलो या आई ए बोलो, दोनों ए ही आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको फील हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें बाकी सब एलिमेंट क्या होता है, 0, और डायगोनल एलिमेंट होता है 1। उसकी वजह से आई ए बोलो या ए आई बोलो, दोनों की वैल्यू ए आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए एंड आई आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखना अब एकदम से ट्रिकी हो जाएगा, बोरिंग वाला पार्ट अब धीरे धीरे खत्म होगा। अब देखो और क्या क्या चीजें हैं इसमें, देखो तो एक चीज कह रहा है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होगा। सब तभी लिखा हुआ है जबकि डिफाइंड है ना, मतलब प्रोवाइडेड दीज थिंग्स आर डिफाइंड, तब ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम पहले BC निकाल के A से आगे मल्टीप्लाई करें। अच्छा सुनो, कॉम्पिटिटिव नहीं है मतलब कौन आगे कौन बाद में ये मैटर करेगा। कॉम्पिटिटिव नहीं है तो कौन आगे कौन बाद में तो मैटर करेगा ना, कॉम्पिटिटिव होता तो नहीं करता मैटर। तो अब देखो ये नंबर अलजेब्रा से हट के चीज हो गई। नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव। 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, बात तो एक ही है, दोनों केस में 6, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलग हो गया, है ना। तो यहाँ कौन आगे कौन बाद में मैटर करेगा, जिसमें देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या, कि जब तक आप ABC पढ़ पा रहे हो तब तक ब्रैकेट किसी भी दो जगह रख दो चलेगा। इनफैक्ट ABC ही नहीं, देखो यहाँ पे एक मजेदार बात, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ABCDE, आपका मन किया CD में ब्रैकेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन किया नहीं BC में ब्रैकेट डाल देते हैं, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन किया ABCDE में ब्रैकेट डाल दो, किसी भी दो को एक साथ क्लब कर सकते हो, तब तक जब तक कि आपने इनका आपस का हेर फेर ना कर दिया हो। तो देखो हर जगह मुझे पढ़ने में देखो क्या आ रहा है, ABCDE ABCDE ABCDE। तो ये कहना चाह रहा है कि जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूजुअली इस तरह का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जब इस तरह के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप किसी भी दो को क्लब कर सकते हो, किसी भी दो को, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप यहां पर जैसे A इंटू बी प्लस सी लिखे हो, है ना, तो देखो अगले स्टेप में आप AB प्लस AC लिख दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब है तो ये नंबर अलजेब्रा की तरह, लेकिन एक कैच है यहाँ। कैच क्या है, चूंकि कौन आगे कौन बाद में मैटर करता है, तो देखो यहाँ A स्टार्ट में है तो दोनों जगह स्टार्ट में है, यहीं पे नीचे जो लिखा हुआ उसमें देखो C बाद में है तो दोनों जगह बाद में। मतलब अगर A इंटू बी प्लस सी को हम लिख रहे हैं AB प्लस AC, तो A प्लस बी इंटू सी को हम क्या लिख रहे हैं, AC प्लस BC। तो ये भी नंबर अलजेब्रा से अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कौन फर्स्ट में कौन बाद में ये मैटर कर रहा है। अब मान लो किसी सॉल्विंग में हमें AC माइनस BC दिख रहा है, किसी सॉल्विंग में अगर हमें AC माइनस BC दिख रहा है, तो यहाँ पर हम मज़े से अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं A माइनस बी इंटू सी, बोलो, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो हमें दिख रहा है AC और मान लेते हैं प्लस AB, है ना, तो आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हो A इंटू सी प्लस बी। शर्त क्या है, अगर यहाँ C बाद में था तो यहाँ भी बाद में है, ठीक है ना, और अगर यहाँ A पहले था तो यहाँ भी A पहले है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई।
अच्छा, मैट्रिक्स में कहीं भी अब के बाद ऐसा पावर दिखे तो उसका फील क्या है? मैट्रिक्स पे पावर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये जस्ट एक नोटेशन है जो आपको बताता है कि a इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। कहीं भी a स्क्वायर दिखता है तो इसका मतलब a क्यूब दिखता है तो a इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। अगर a की पावर 4 दिखता है तो a इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो अब आप सोच के देखो, इसका मतलब a स्क्वायर a क्यूब लिखा है तो व्हाट डज इट मीन? a 2 बार एंड फिर a 3 बार, तो टोटल a कितनी बार? 5 बार, है ना? तो अगर देखा जाए तो ये इंडिसेस के रूल को फॉलो कर रहा है। जो नंबर का इंडिसेस की प्रॉपर्टी होती थी एज इट इज मैट्रिसेस में काम आएगी। क्या काम आ रही है जरा देखो, अरे ध्यान दो। तो यहाँ a स्क्वायर इंटू a क्यूब, तो देखो ये पावर्स ऐड हो गए। यहाँ a स्क्वायर की पावर 3, तो देखो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, है ना? तो ये नंबर के अलजेब्रा की तरह हो गया, ठीक है ना? अब i को अगर माइंड में लाओ तो i पे कुछ भी पावर दो, वो हर बार i ही रहे। अरे i इंटू आई क्या होगा? i तो होगा, क्योंकि डायगोनली भिड़ेगा बस 1 बनना, ठीक है ना? तो i स्क्वायर बोलो वो भी i होगा, i क्यूब बोलो वो भी i होगा। मतलब i की कोई भी पावर रिड्यूस होके वापस कहाँ आएगी? i पर। अब कुछ प्रोसीडिंग्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फील यहाँ पर क्या है जरा सोचो, केयरफुल ध्यान दो। फील हुआ कि a प्लस बी 2 बार आपस में मल्टीप्लाई है। अब आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये क्या हुआ? a इंटू ए स्क्वायर, कौन आगे कौन बाद में ये मैटर करेगा, वेदांत ध्यान दो। a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए और प्लस b इंटू बी क्या हो गया? b स्क्वायर। क्या ये नंबर के अलजेब्रा की तरह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब यहाँ आप स्टक हो। ए बी बी ए अलग चीज़ है, ठीक है ना? फिर वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी प्रोसीडिंग कैसे दिखेगी देखो, a माइनस बी 2 बार और ये हो गया a स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये भी नंबर के अलजेब्रा से अलग, ठीक है ना? अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ज़रा देखना यहाँ a स्क्वायर माइनस ए बी, बात नहीं, प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। ये भी नंबर के अलजेब्रा की तरह है, ठीक है? अच्छा, कहीं a स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है तो व्हाट डज इट फील? अरे ध्यान दो, इसका मतलब a 2 बार मल्टीप्लाइड है और b 2 बार, दैट्स इट। हाँ, आप यहाँ ब्रैकेट आपस में क्लब कर सकते हो। जैसे ये लिखा है, आप चाहो तो इसका अगला स्टेप क्या लिख सकते हो? ए बी इंटू बी, है ना? मतलब ऑर्डर हेर फेर नहीं कर रहे, कोई भी 2 साथ में रखा जा सकता है, बट इसके बाद हम स्टक हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? वही अगर मैं ए बी का स्क्वायर लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? ए बी इंटू ए बी। आप स्टक हो यहाँ। हाँ, बहुत से बहुत आप क्या कर सकते हो, ए बी ए को क्लब कर लो और फिर बी। तो ये मज़ेदार बात क्या, ये सारी बातें नंबर अलजेब्रा से अलग बिहेव कर रही, सारी बातें, ठीक है ना? तो ये सॉल्विंग में हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फिर देखो, अगर कहीं आपको ए बी इक्वल टू ए सी दिखता था, है ना, नंबर में, तो आपका केस बन जाता था। क्या बनता था भाई? अगर कहीं 2x इक्वल टू 2y है तो आप 2 काट देते थे, और अगर आप श्योर नहीं हो तो आप केस बना लेते थे कि या तो ये 0 है या फिर x इक्वल टू y, ऐसी चीज़ करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है ना? मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है अगर कहीं, और आपका मन कर रहा है कि ये उड़ा दें, है ना, तो यहाँ फ्रीडम नहीं है ना? हाँ है, उस एक कंडीशन के साथ कि दिस इम्प्लाइज, बोला नहीं, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू c when determinant a is not equal to 0। और ऐसा क्यों, ये आगे समझेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे, मतलब कल की क्लास में समझ जाएंगे, ठीक है ना? तो कभी भी आपका मन कर रहा है कि आगे से उड़ा दो, तो ये तभी उड़ा सकते हो जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। इनफैक्ट इसका काउंटर पार्ट देखो, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, बात नहीं,
डिटर्मिनेंट मैंने नॉन सिंगुलर बोला, क्या बोल रहा है? देखो मैं बोलूं AC इक्वल्स टू BC, है ना, तो आपका क्या मन कर रहा है? C उड़ा दे, है ना, तो C उड़ा सकते हैं कब? मतलब दिस विल इम्प्लाई A इक्वल्स टू B व्हेन डिटर्मिनेंट C नॉट इक्वल टू 0, मतलब C इज नॉन सिंगुलर। इसी का काउंटर पार्ट कि अगर आपको बोथ साइड कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है, कहां देख रहे हो? अगर आपको बोथ साइड कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है ना, तो बिंदास कर दो, कोई नहीं रोक रहा है यहाँ। AB इक्वल्स टू AC। हाँ ध्यान क्या रखना कि या तो दोनों तरफ आगे मल्टीप्लाई करोगे या फिर दोनों तरफ बाद में। मतलब आप अगर कहीं लिखा हुआ है B इक्वल्स टू C और अगर आप इधर A को आगे रख रहे हो तो उधर भी A को आगे रख सकते, तो काटने में रेस्ट्रिक्शन है, मल्टीप्लाई करने में फ्रीडम है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है ना। सोचो ना, ये सेम अरेंजमेंट लिखा है तो उसके साथ बोथ साइड A मल्टीप्लाई कर दोगे, कौन रोक रहा है ना? तो ये वाला ट्रू है, ऊपर वाले के लिए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमने अभी क्या देखा, इन जनरल AB और BA बराबर चीजें नहीं है, AB और BA बराबर चीजें नहीं है। तो यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है, देखो कि इफ AB इक्वल्स टू BA देन वी से दैट A एंड B कम्यूट ईच अदर। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट आए कि भाई A एंड B कम्यूट ईच अदर, तो उसका पहले न्यूमेरिकल फील क्या है? अच्छा, इसका मतलब है कि AB और BA आपस में बराबर है। और अब आप सोचो, जैसे ही मैंने कहा कि कम्यूट ईच अदर, तो अब देखो इस पर्टिकुलर केस के अंदर कब, जब हमें पता है कि A और B कम्यूट कर रहे हैं, बराबर नहीं, A और B कम्यूट कर रहे हैं। तो जरा देखना, तो A प्लस B का जो होल स्क्वायर है, A प्लस B का होल स्क्वायर, अभी जस्ट हमने क्या निकाला था? A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA और प्लस C स्क्वायर। क्या हो गया? मतलब कुछ अच्छा फील हो रहा है। नाउ इट इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल अलजेब्रा, जैसे अपना A प्लस बी इंटू A माइनस बी था, A प्लस बी इंटू A माइनस बी था, क्या था? A स्क्वायर माइनस AB प्लस BA माइनस B स्क्वायर, क्या आ गया? तो ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है। इनफैक्ट A स्क्वायर B स्क्वायर हम कहाँ पहुँचे हुए थे? देखो A स्क्वायर B स्क्वायर हम पहुँचे हुए थे AA BB, है ना। अब यहाँ इसको क्लब कर लो और AB को लिख दो BA और B, फिर अगले स्टेप में ये AB AB और फिर ये क्या हो गया? AB का स्क्वायर। तो हमने क्या पाया कि जैसे ही क्वेश्चन ने हमें कहा कि A एंड B कम्यूट ईच अदर, मतलब अब सिनेरियो इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि जितना हम नंबर अलजेब्रा की चीजें जानते हैं वो सब यहां फटाफट से काम आने लगे। बोलो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे A और I के साथ क्या होगा, हम पहले से जानते हैं कि IA बोले या AI बोले, दोनों क्या है? A है ना। तो ये तो कम्यूट कर रहे हैं। I मैट्रिक्स अपने ऑर्डर के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगा, क्योंकि AI इक्वल्स टू IA होता है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, यहां पर आप इस I प्लस A के होल स्क्वायर को सीधा क्या लिख सकते हो? सोच के देखो, I स्क्वायर प्लस 2AI या IA, कुछ भी बोल दो, बोलो AI या IA, 2IA और प्लस A स्क्वायर। अब I स्क्वायर इज एक्चुअली I, बोलो, है ना। तो यानी कि I और IA तो वापस क्या हो गया? A। I प्लस 2A प्लस A स्क्वायर। कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की तरह ये बिहेव कर रहा है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बस 1 की जगह यहाँ कौन है? I है,
ठीक है ना। अब जैसे इसको खोलो i प्लस ए का होल क्यूब, तो अगर आप मेरी बात समझ गए हो ना तो आप इसको क्या लिखोगे पता है, i प्लस, छोड़ो ना, नहीं सुनो, 1 प्लस एक्स का क्यूब क्या होता, 3c0 प्लस 3c1 एक्स होता कि नहीं। तो आप सिंपल यहां इसको इस पैटर्न पे कर सकते हो कि बेसिकली i प्लस 3c1a प्लस 3c2 a स्क्वायर प्लस 3c3 a क्यूब। 3c3 एक्चुअली क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही i प्लस ए की पावर 4 को करना चाह रहे हो, क्या बोलोगे, i प्लस 4c1, इट इज जस्ट लाइक बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। बस फर्क क्या है, वहां 1 होता था, यहाँ फर्स्ट ऑफ बस i है। अरे ध्यान दो, तो i प्लस 4c1 इंटू ए प्लस 4c2 इंटू ए स्क्वायर 4c3 इंटू ए क्यूब प्लस 4c4 इंटू ए की पावर 4, ठीक है ना। अब यहीं पे एक लाइन और है कि इफ ए बी नॉट इक्वल टू माइनस बी ए देन वी से दैट ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर। मतलब कहीं क्वेश्चन में, बात नहीं, कहीं क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज हो गया कि ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर, इसका मतलब होगा कि इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी। ये फैक्ट की तरह लर्न रखने की चीज है। कम्यूट और एंटी कम्यूट, कम्यूट मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, एंटी कम्यूट मतलब ए बी इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। फिर देखो एक और चीज, यहां पे एक नोट डाला हुआ है कि ए एंड बी बी द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन हम ए बी का डिटर्मिनेंट बोले या डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी बोले, बात एक ही होगी। जिन लोगों को डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन याद है, जिनको करा रखा है, देखो सेम रूल से तो मल्टीप्लाई करते थे, रो और कॉलम भिड़ा देते थे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि आप a इंटू बी निकाल के डिटर्मिनेंट निकालो या दोनों का डिटर्मिनेंट सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने बोल रहा है तो आप सीधा दोनों डिटर्मिनेंट पे दोनों जो मैट्रिक्स है उस पर डिटर्मिनेंट इंपोज करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि प्रोडक्ट में सेपरेटली डिटर्मिनेंट कैन बी इम्पोज, प्रोडक्ट में सेपरेटली डिटर्मिनेंट कैन बी इम्पोज। और एक पुरानी बात मान ले कि एक पुरानी बात थी कि भाई, या चलो ऐसा लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ nth ऑर्डर, आर, बात नहीं, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ nth ऑर्डर मान लेते हैं। अब चलो पहले ये बताओ, मान लो कहीं डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए लिखा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या लैम्डा कितने पावर में आएगा, n पावर में, जो उसका ऑर्डर है। तो लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट ए, मॉड मत बोल, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। तो अब जरा सोचो, मान लो मैंने कहा ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, तो इसका फील क्या हुआ, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, तो इसका फील हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो एक्चुअली क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, और फिर ये क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, बोलो, है ना। तो इसका मतलब हम इस पावर को डिटर्मिनेंट के बाहर ला सकते हैं, यही तो कहना चाह रहा है कि हम इस पावर को डिटर्मिनेंट के बाहर ला सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, मान लो मैंने कहा कि a की पावर m का डिटर्मिनेंट, तो आप इसको क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट a की पावर m। ऑब्वियस बात है, m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है ना, पावर तो नेचुरल नंबर का ही यहाँ सेंस है ना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a पूरे पे पावर m। अब जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, सुना ध्यान से, कि डिटर्मिनेंट ऑफ
3a इंटू 2b, है ना, या रुको, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का स्क्वायर इंटू 2b की पावर 4 का डिटर्मिनेंट, कहीं मान लो ये लिखा हुआ है ना। तो आप फील करो, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है 9 ऑफ a स्क्वायर, बोलो ना, 3 तो दो बार मल्टीप्लाई हो गया, और इंटू 4 ऑफ b की पावर 4, अरे 4 नहीं, हाँ 16 ऑफ b की पावर 4। अब आप देखो 16 और 9 डिटर्मिनेंट से कहाँ आएंगे, बाहर, किस पावर में, n पावर में, बोलो। तो इसका मतलब आपको ये अगला स्टेप में क्या फील होगा, 9 इंटू 16 की पावर n, और अंदर क्या, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर, डिटर्मिनेंट b की पावर 4, और फिर अब ये दोनों पावर ऊपर चला आएगा, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, 144 की पावर n और इंटू डिटर्मिनेंट a स्क्वायर, बोले हाँ ना, ठीक है। तो इस तरह का आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज होता है। जैसे देखो आपके सामने एक यहाँ एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, लेट a बी ऐसा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DET इतना। एक तो देखो हम ये DET वाले नोटेशन के ज़्यादा यूज टू नहीं होते हैं, है ना, तो हमें दिख रहा है ऐसा, मैं तुरंत अगले स्टेप में पहले ऐसा लिख लूँगा। अब सोच के देखो ये कितनी यूजफुल प्रॉपर्टी है। अगर मैं अभी आपको हाईलाइट नहीं करता और आपको मैं कहता सॉल्व करो ये क्वेश्चन, आप कहते सर ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन हो गया। कैसे, a की 3 पावर रिजॉल्व होगी पहले, फिर b की 4 पावर, और फिर वो आपस में भिड़ेंगे, और तब जाके आप 5 से मल्टीप्लाई करते, तब जाके डिटर्मिनेंट निकालते, है ना। अब प्रॉपर्टी का पावर देखो, क्या आपको कोई ना पावर निकालने की ज़रूरत है मैट्रिक्स की, ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ बात समझे हो तो आप सीधा सीधा पहले 5 को बाहर निकालोगे, कितने पावर में आएगा, तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2, सेकेंड ऑर्डर का है ना, तो जिस ऑर्डर का है वो पावर बाहर आता है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2, ठीक है ना। अब 5 की पावर 2, और उसके बाद डिटर्मिनेंट a का क्यूब, डिटर्मिनेंट b की पावर 4। अब डिटर्मिनेंट a तो हम निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट a कितना आया देखो, तो -4 माइनस +3 कितना हो गया, -, और डिटर्मिनेंट b निकालते हैं, ये भी कितना है, -1। तो यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा 25 और -1 की पावर 3 -1 की पावर 4, एंड द आंसर इज -25, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है जिससे बहुत सारी मज़ेदार बातें मैनिपुलेट होंगी, मतलब नेक्स्ट 5 मिनट क्रूशियल है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इस पे खूब अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ज़रा यहाँ हम ए बी देखते हैं एक बार को, तो ए बी जब देखने लगे तो ज़रा देखना, तरीका अभी जब सिखाया ही था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो गया, -1 +1, ठीक है ना, बात नहीं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो गया, तो 1 -1, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 +2, ठीक है। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा, +2 -2, कुछ अच्छा दिख रहा है, क्या आया, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब ये भी देखो, ये चलो एक बार को 0 0 लिख देते हैं, 0 0 0 0, मतलब पता है। अच्छा, इससे पहले ज़रा नंबर के अलजेब्रा को रिकॉल करो। मान लो x और y दो नंबर्स हैं, =0 आता है, तो आप क्या मैनिपुलेट करते हो, आइदर x इज 0 और y इज 0, है ना, बोलो, मतलब दोनों में से कम एक का तो 0 आना मस्ट है,
मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है। आपके सामने मैंने यहाँ एक मस्त सा एग्जाम्पल रख दिया जिसमें दो नॉन नल मैट्रिसेस लिखे हैं। देखो ना, दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन नल मैट्रिसेस हैं और उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला तो माइंड में एक मैनिपुलेट होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स। ध्यान दो, टू नॉन नल मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स। बट यहाँ पे एक खास बात देखो जरा, डिटर्मिनेंट ए निकालना। हाँ, तो डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो क्या आ रहा है, 2 - 2 कितना आ रहा है, 0। और जरा डिटर्मिनेंट बी निकालना, तो 1 - 1 0। तो दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स हो सकता है, बट एक खास बात होगी कि उस केस में उन दोनों ही नॉन नल मैट्रिसेस को सिंगुलर होना पड़ेगा। दोनों ही नॉन नल मैट्रिसेस को सिंगुलर होना पड़ेगा। ये हम मैट्रिक्स अज्यूम करके प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर, बट प्रूफ से हमें मतलब नहीं, हम तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर ही दिया मैंने। उन दोनों मैट्रिसेस का सिंगुलर होना मस्ट है। कब, जब नॉन नल होंगे तो। तब देखो इससे बड़े मजेदार से मैनिपुलेशंस आते हैं। देखो देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स, बट इन दिस केस द टू मैट्रिसेस मस्ट बी सिंगुलर। ये अभी समझाया आपको। अब देखो इससे कुछ कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। अच्छा, इससे पहले ये बताओ, एक चीज और फील कराता हूं। जैसे मान लो कि ए बी आ गया अपना 0, है ना। तो देखो दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा, ओके नहीं। ए बी अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट ए बी भी क्या हुआ, 0 हुआ। डिटर्मिनेंट ए बी भी 0 हुआ, है ना। और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रोडक्ट में सेपरेटली डिटर्मिनेंट को इंपोज कर सकते हैं। तो आप यहां से अगला स्टेप में क्या लिख पाए, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब अगर देखा जाए तो ये जो दो चीजें लिखी हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये तो दो नंबर्स हुए ना। डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है, तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो फिर तो ये इसकी तरह बिहेव करना चाहिए, क्या है ना, कि एक्स वाई में से कोई एक 0 हो, है ना। तो यहां पर क्या मजेदार बात आ रही है, सुना ध्यान से, कि जैसे ये अंदर वाले जो है नॉन नल हुए, तो फिर यहां किसी एक को नहीं, ये दोनों को एक साथ 0। ये अनयूजुअल चीज है, तो जो अनयूजुअल है उस पर कुछ अच्छा फ्रेम होगा, है ना। तो देखो यहां पे कुछ मैनिपुलेशंस, मतलब बेसिकली कॉमन चीज क्या कहता है कि यहां से अगला स्टेप क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट ए 0 और डिटर्मिनेंट बी 0, यही तो आना चाहिए। लेकिन यहां क्या आ रहा है, एंड। यहां क्या आ रहा है, एंड, है ना। तो अब देखो उसी पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है कि इफ ए बी 0, तो 3 पॉसिबिलिटी यहां बनती है, या तो ए 0 या बी 0, या फिर इन केस व्हेन ए बी बोथ नॉन 0, तो दोनों सिंगुलर। 3 पॉसिबिलिटी खुली यहां, ठीक है। अब उसमें फिर फर्दर चीजें क्या मैनिपुलेट होंगी, देखो अभी जस्ट समझाया कि ए बी 0 तो डिटर्मिनेंट ए बी 0, तो ये 0, तो कायदे से तो यहां क्या आना चाहिए, और, कायदे से और, है ना। लेकिन जैसे ही हम दो नॉन नल मैट्रिसेस के लिए ए बी को 0 देखते हैं, तो वहां से क्या आ गया, दोनों का 0 होना मस्ट है, डिटर्मिनेंट ए का भी और डिटर्मिनेंट बी का भी। ध्यान दो इधर, डिटर्मिनेंट ए का भी और डिटर्मिनेंट बी का भी 0 होना मस्ट है। तो अब देखो यहां से वो काम की बात निकल के आएगी। सोचो जरा कि मान लो कहीं ए बी 0 दिखा, कहीं ए बी 0 दिखा, जहां आप बी के लिए श्योर हो नॉन सिंगुलर है, तो फिर एक ही चॉइस है ए के लिए कि वो नल बने। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, जो नहीं समझो फिर से सोचो, है ना। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट बी नॉन 0 हो गया तो फिर ए के पास तो चॉइस ही नहीं बचा ना, क्योंकि अगर ए नॉन नल हुआ तो उस केस में अगर बी नॉन नल होगा तो दोनों को सिंगुलर होना पड़ेगा, तो सिंगुलर तो ये
हो ही नहीं सकता, है ना। तो जैसे ही आपको ए बी 0 मिला, है ना, और उसके साथ ए और बी में से कोई एक नॉन सिंगुलर दिख गया, तो दूसरा वाला पार्ट के लिए चॉइस ही नहीं बचा, उसको क्या होना होगा, एक नल मैट्रिक्स। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्या मस्त तरीके से यहां सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है इफ ए बी इक्वल्स टू 0 और बी सी इक्वल्स टू आई। अब सोच के देखो, जैसे ही बी सी इक्वल्स टू आई दिखा, तो यहां से डिटर्मिनेंट बी सी दिखा 1। बोलो बोलो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट सी दिखा 1। यस और नो? मतलब हम क्या श्योर हो गए कि डिटर्मिनेंट बी इज नॉन जीरो। बोलो हाँ है ना, डिटर्मिनेंट बी इज नॉन जीरो, अदरवाइज ये प्रोडक्ट कभी 1 हो ही नहीं सकता। ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू 0। अब बताओ, डिटर्मिनेंट बी मैनिपुलेट हुआ नॉन जीरो और ए बी है नल, ये दोनों मिलके क्या बोलेंगे, ए को नल होना पड़ेगा और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। अब देखो ये जो प्रूविंग है कितना लल्लू हो गया। तो ये LHS लेके चलेंगे, फील आया क्या? LHS लेके चलेंगे a प्लस बी का स्क्वायर और इंटू ए प्लस सी का स्क्वायर। तो a और b को तो 0, a और c को तो 0 रख दो, ये बन गया b स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर। अब देखो ज़रा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ b इंटू बी इंटू सी और ये बी सी यहाँ क्लब कर लो। फील आया है ना? अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब b और इस बी सी को क्या बोल दिया, i, और इस i को किसी के साथ क्लब कर सकते। जब तक आप ऑर्डर हेर फेर नहीं करो तब तक क्लबिंग किसी से नहीं कर लो। तो फिर अगले स्टेप में ये आ गया b और IC, और ये IC क्या हो गया, c, और BC फिर क्या है अपना i। देखो प्रूव हो